नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास में, जिसमें हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और कांस्टेबल के लिए कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन। तो हमने जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। हमने उसमें बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें कुछ बेसिक देखने के लिए मिलेगा, और जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अगर आपने बेसिक ही नहीं कवर किया तो आप ठीक लेवल के क्वेश्चन मैं मानता हूं कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले बच्चे को अपना बेस क्लियर कर लेना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश के संविधान को लागू हुए 77 ईयर्स हो गए हैं। 77 सालों में हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है, पर अभी उसे और ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है। संविधान लागू होने से ही काम नहीं हो जाता। हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने के लिए आप सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कानून को जानो, अच्छे तरीके से पढ़ो लिखो, और सामाजिक ज्ञान भी आपको जरूर होना चाहिए ताकि आप समाज में आगे प्रगति के कार्य कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास। अगर आपने अभी तक हमारी परसेंटेज की पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता कुल वेद मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों की बीच कितने मतों का अंतर है। ठीक है, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत ही आसानी से मैं आपको इसे समझा दूंगा। अगर आपने बेसिक रूल नहीं पढ़े हैं तो मैं मानता हूं कि आप फिर इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको इसके बेसिक रूल पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता चला है कि 15,000 कुल मतों की संख्या है, तो अवैध मत वो होते हैं जो किसी तरीके से उन्हें हटा दिया गया है कुल मतों में से, या फिर अगर वो डाले गए हैं तो उनका कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो वो अवैध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हमें कुल मतों में से उन्हें हटाना पड़ेगा। तो अगर 15,000 कुल मत हैं, उनमें से 19% हट गए हैं, तो कितने मत बचे हैं? 81% मत बचे हुए हैं। अब 81% में से भी ये देखिए कि टोटल मत कितने हैं? 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 कितने हो जाते हैं? हमारे 9 हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मत हो गए हमारे 9, और 9 में से भाई इन दोनों का जो अंतर आ रहा है आप इसे यहीं पे समझ लीजिए, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये जो 1 अंतर निकल कर आया है इसी से हमें वैल्यू निकाल कर लानी है। ठीक है, चलिए 9 निम 81। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 15 निम्मा कितने होते हैं? 15 निम्मा 135। ठीक, और भाई ये जो 0 है ये यहीं आ गई, तो हमारा बड़ा ही सरल सा आंसर आ गया है। कितना? 1350 निकलकर। आप सभी को समझ में आ रहे होंगे कि 1350 बड़ा ही सरल तरीके से आ गया, पर आपको बेसिक रूल जरूर पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप अब भी लापरवाही करेंगे तो मैं मानता हूं फिर आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इतनी ही लापरवाही से चलते रहे तो फ़ायदा तभी है जब आप मेहनत करें और उसे अच्छे तरीके से करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वेद वोट मिले और उसके प्रतिद्वंदी को 34% वेद वोट मिले हैं। वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी वोट अवैध थे। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, आप खुद दिमाग लगाइए कि आप इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए सोचिए आप किस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं कि कुल वोट होते हैं हमारे 100%।
100 में से एक को 48 मिल गए, दूसरे को 34 मिले। 48 और 34 को ऐड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 82। तो बाकी बचे हुए कितने हैं, बाकी बचे हुए से हमें कोई मतलब भी नहीं था वैसे, पर फिर भी हम लिख लेते हैं, वो बच गए हमारे 18%। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, यहां से यहां के बीच में कितना अंतर है, 14% वोटों का अंतर है। तो भाई वो 14% से ही तो हारा होगा। अगर वो 14% से हार रहा है तो 14% किसके बराबर हो गया, ये 21,000 के। ठीक है, और 21,000 के बराबर हो गया तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,000 डिवाइड बाय 14। और हमें कितने प्रतिशत की निकालनी है, 100% की, तो इंटू क्या कर देंगे हम उसमें 100। तो देखिए बड़ा ही सरल क्वेश्चन बन गया। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये आ गया हमारा 3000। और यहां से कितना आ जाएगा ये भाई, इसे ही कट कर लेंगे तो 1500, और 1500 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1.5 लाख। और 1.5 लाख ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहीं पे पूछा ना गया हो, ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो ये जहां तक मुझे लगता है एसएससी जीडी के पेपर में पूछा जा चुका होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, एक प्रैक्टिस सेट में आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप इसे सोचिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए हैं। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या कितनी है भाई, कुल वोटों की संख्या है हमारी 5,60,000, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि भाई एक वोट इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें कुल वोटों की संख्या कितनी है, 5,60,000 है। ठीक है, 5,60,000 कुल वोटों की संख्या है। ठीक है, उनमें से एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% मिले हैं, तो दूसरे वाले को अपने आप ही वैध वोटों के 25% मिले। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 20% पहले ही अवैध घोषित हो गए। ठीक है भैया, हमारे पास तो वोट ही 80% बचे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझिए। अगर आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी सीख गए तो मैं मानता हूं आप सारे ही क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई आप समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, कुल वोटों की संख्या कितनी है, 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करनी। सिंपल क्वेश्चन। 5,60,000 कुल वोटों की संख्या है, उनमें से 20% अवैध घोषित हो गए तो भाई 80% बचे। तो उसके पक्ष में कितने पड़े हैं, उनमें से 75%। तो भाई बस इतना ही तो करना है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 75 दूनी होते हैं 150 और 15 चौका 60। ठीक है भाई, तो यहां से ही निकल कर आएगा हमारा 6,000 गुणा 56। ठीक है, इतना ही आ जाएगा भाई। और हमारा जब ये इतना निकल कर आ जाएगा तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 6×6 36। ठीक है, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं। और इसके पीछे आ गई भाई 3 जीरो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, उनके आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। वहाँ पे सारी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम वीडियो का लिंक भी अपलोड करते हैं और अपडेट भी देते हैं कि कब हमारी क्लास अपलोड की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 625 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। भाई बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 100 में से 75% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो 25% फेल हुए हैं। तो 625 किसके बराबर है भाई, ये 25 के बराबर है। ठीक है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या वो तो 100 ही हो जाएगी। तो 25 से इसे कट करेंगे तो 25 बार ही कट जाएगा।
और ये आ जाएगी भाई हमारी 2500 संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट ही डीएम कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जाके भी आप डीएम कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थियों को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है भाई, समझिए थोड़ा सा, 24% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। और अगर वो फेल हो रहा है तो भाई अगर उसे 56 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। आगे बढ़ते हैं। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अंक अधिक होते। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? भाई सिंपल बात समझो, ये 24% की बात कर रहा, 24% आए और अगर उसके 56 अंक और आ जाते तो भाई वो क्या हो जाता? पास हो जाता, मतलब पासिंग लाइन पर आ जाता। जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम को दो और आपके 3 नंबर कम रह जाएं, ठीक है, तो आप यही तो बोलेंगे कि हमारे 3 नंबर कम रह गए, अगर वो आ जाते तो मैं पास हो जाता। और अगर उससे भी और ज्यादा आ जाते तो आप क्या बोलते कि मेरे पास से भी 3-4 अंक फालतू थे, जितने भी अंक चाहिए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम कंडीशन है कि वो 56 अंक कम लेकर आया, ठीक है, पर उसने बाद में प्रयास करा दोबारा से तो 60% अंक प्राप्त हुए। अब वो पासिंग अंक से भी 70% अंक ज्यादा थे। तो भाई यहां से यहां का डिफरेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा? आप देखो, यहां से यहां का डिफरेंस देखेंगे कितना निकल कर आएगा? ये आएगा हमारा 36 निकल कर, 36 आ गया। अब एक सिंपल सी बात बताना मुझे, ठीक है, ये पहले -56 में था, सबसे पहले इसमें +56 में आया होगा, ठीक है, उसके बाद उसके भी आगे 70 अंक फालतू लेकर आया होगा। तो जब मैं इनका अंतर लूंगा तो भाई क्या ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? तो ये जुड़ नहीं जाएगा, और जब ये जुड़ जाएगा तो भाई जुड़ने के बाद कितने अंक हो जाएंगे? जुड़ने के बाद हो जाएंगे हमारे 126 अंक। ठीक है, उसने जो 36% अंक हैं उसके, वो किसके बराबर हैं? 126 के बराबर है। समझ में आ रहे हैं आप सभी को? और वो अगर 126 के बराबर हैं तो भाई मैं कह सकता हूं कि 126 डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे? तो अधिकतम अंक तो 100% ही होंगे भाई, 100% इंटू 100%। ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, तो भाई कट करते हैं हम इसे। देखिए 18 दूनी 36 और 18 सत्ते 126। ठीक है, यहां से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 50 मल्टीप्लाई करेंगे 350। ठीक है, यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर आ गया है इसका? 350 आंसर निकल कर आया है। देखो ऐसे ही क्वेश्चनों में काफी बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पासिंग परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो भाई एक सिंपल सी बात बताना, देखो ये क्वेश्चन तो अभी यहीं पर समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर मैं पासिंग प्रतिशत की बात करूं तो पासिंग प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो भाई अगर उसके 70 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, या सॉरी, अगर उसके 56 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो अगर मैं 56 का ही प्रतिशत निकाल लूं कि 56 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? 1% की वैल्यू से। 126 डिवाइड बाय 36, डिवाइड बाय 36, 36 ऊपर चला गया। वही सेम कंडीशन, 36 दूनी 18 दूनी 36, 18 सत्ते 8 7 8 56। तो भाई कितने? उसे 16% और अंक चाहिए थे। पहले कितने आ रहे थे? 24%। और अगर 16% और आ जाते तो भाई क्या हो जाता? वो पास हो जाता। और 16% और आने के बाद ये 40% बन जाएगा। तो 40% अंकों की आवश्यकता थी उसे। ठीक है, समझ में आ रही हैं आप सभी को? बातें समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, तो मैंने इससे आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए। एक तो ये कि अधिकतम अंक निकलते हैं तो उसे कैसे फाइंड करना है। दूसरा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि अगर हमें पासिंग मार्क्स ही निकालने हैं या फिर पासिंग प्रतिशत निकालना है तो हम उसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। ठीक है जी, यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए हैं? ठीक है, अब आप समझिए
कि भाई मैं कह रहा हूं कि 100% टोटल बच्चे होते हैं, 100% टोटल बच्चे होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कह दिया कि भाई 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए, ठीक है। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए, ठीक है, तो ये जो 20% है ये एक ऐसी कंडीशन है, आप समझिए थोड़ा सा इसे। ये कहना चाह रहा है 34% यहां पे हो गए, ठीक है, और 42% यहां पे हो गए, और 20% ऐसे हैं जो इसमें से भी हैं और इसमें से भी हैं, ठीक है। तो ये जो 20% विद्यार्थी होंगे ऐसे होंगे जो इसमें भी जुड़ रहे होंगे और इसमें भी जुड़ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों में जुड़ रहे हैं तो एक में ही जुड़ने चाहिए। अगर हमें एक में ही जोड़ने हैं तो हम क्या करेंगे, 34 + 42 और माइनस कर देंगे 20%। तो भाई ये आ जाएगा हमारा 6 और ये 7 - 20, मतलब 56% बच्चे क्या हो गए हमारे, फेल हो गए, ठीक है। ये फेल वाले बच्चे आ गए हैं असफल वाले। और अगर 56% बच्चे फेल हो गए हैं 100 में से 56% बच्चे फेल हो गए, तो भाई पास कितने हुए हैं हमारे, हुए हैं 44% बच्चे पास हो गए, ठीक है। तो 44 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो देखिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है जी। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंक के कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है, बाकी ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अधिकतम अंक मतलब जो टोटल मार्क्स हैं उसके 60% अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। देखो वैसे एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, आप समझिए। भाई मैंने 100 में से 60% अंक प्राप्त करे हैं, 100 में से 60 प्राप्त करे हैं, तो ये 60 क्या है, पासिंग मार्क्स के 50% अधिक हैं, तो ये मतलब 150 की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे भाई 100, तो हम 100 की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पासिंग मार्क्स पता चलेंगे, ठीक है। तो भाई करते हैं सॉल्व, 3 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो पासिंग मार्क्स हैं हमारे 40%, तो भाई वो इसके भी तो 40% होंगे, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रही हैं आप सभी को बातें? चलिए देखो, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो भाई मेरा मानना ये है कि आप सब्जेक्टों को इस तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो उस क्वेश्चन को बनाने की कैपेबल हो। मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा लैंग्वेज घुमा फिरा कर भी, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, आपने मेहनत करी है किसी सब्जेक्ट में, तो मैं मानता हूं कि भाई तुम उस क्वेश्चन को 90% बना सकते हो। 10% कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन कुछ ऐसी दे देगा वो कि आप टाइम को देखते हुए नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप कर ही नहीं पाओगे, मैं ये कहता हूं कि टाइम को मेंटेन करने के लिए आप उसे करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो पर जिन क्वेश्चनों को करना पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आप यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो आपकी मेरिट नहीं बढ़ाएंगे? बताइए। जो बच्चा 40 में से 40 क्वेश्चन कर आएगा, उसके तो भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब उसके पूरे 100 अंक आएंगे, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कोई है ही नहीं। जिसने 40 में से 40 उसमें कर दिए और रीजनिंग में भी 40 में से 40 कर दिए, उसके 200 तो यहीं सही हो गए, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि भाई जिन सब्जेक्टों में पूरे मार्क्स लाना पॉसिबल है, उन पर आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ताकि पूरे मार्क्स अच्छे तरीके से आपके आ सके। चलिए, 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और समझिए। 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल करे, हमने ये बात मान ली, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा
उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। ठीक है, तो भाई मान लिया जो ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला है वो x है, x प्लस वाई। ठीक है, इनका 56% बराबर है x के। ठीक है जी, यहां से इनका रेशो निकल कर आ सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो भाई यहां से आ जाएगा ये 56x प्लस 56y। ठीक है, बराबर 100x। ठीक है, 56y। ठीक है, तो भाई मैं इसे इधर लेकर जा सकता हूं, तो 56y बराबर हो गया ये 100x माइनस 56x। ठीक है, तो y बराबर निकल कर आएगा y अपॉन x बराबर, देखिए कैलकुलेशन आपको कुछ तो दिमाग में ही करनी पड़ेगी। यहाँ से माइनस करेंगे तो भाई ये 44 हो जाएगा। ठीक है, और इससे नीचे लेकर आएंगे तो ये 56 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे भाई ये 11 बार, और ये 4 से कट करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा बताओ, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, अब बताओ ये कितने अंक अधिक हैं। ठीक है, ये अंक अधिक है भाई हमारे 3, और वहाँ पे कितने अंक अधिक आ रहे हैं 12, 3 चौक 12। तो भाई पहले व्यक्ति के मतलब 44 अंक, और यहाँ से आ गए 14 चौका 56, तो पहले व्यक्ति के हैं 56 अंक। ठीक है, या फिर दूसरे व्यक्ति के हैं 56 अंक। तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सेम हूबहू यही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आपने इतनी कंडीशन को सॉल्व किया है। आप देखो इसे बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर दोनों के अंक का योग का एक ने 56% प्राप्त किया है, ठीक है, तो दूसरे ने मतलब 44% प्राप्त किया है, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे यहीं से ही बना सकते हैं। देखिए अगर एक ने 56% प्राप्त किया है दोनों के योग का, तो दूसरे वाले ने 44 करा होगा। तो भाई अगर मैं इसे 56 कर दूं और इसे 44 कर दूं तो मैं मानता हूं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर भी 12 ही निकल कर आ रहा है। तो भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन डी। तो आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से ही क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया सिर्फ इतना करते के साथ ही। आप इतना सब करेंगे टाइम खराब होगा। देखो ये बहुत बढ़िया मेथड है, ये बेस है, और ये क्या है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो आप ऐसे मेथड बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही हैं आप सभी को बातें। चलिए, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, ठीक है, जिसमें ए को पी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भाई क्या पूछ रहा है, यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यदि डी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 400 अंक प्राप्त हुए हैं, तो पूर्ण अंक का कितने प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया। देखो वैसे तो तुम इसे परसेंटेज वाले मेथड से कर सकते हो, पर एक लाइन का सॉल्यूशन देखो, समझो। 400 अंक ये डी को प्राप्त हो रहे हैं, सारी कंडीशन डी से उल्टी जा रही हैं ए तक। जैसे पहले सी तक आएगी, सी से बी तक जाएगी, बी से ए तक जाएगी, वापस रिवर्स में चल रही है। तो जब मुझे डी से सी तक जाना है तो डी से सी वाली कंडीशन पढ़ो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भाई अगर डी को 100% अंक प्राप्त हुए हैं तो इसे कितने मिले हैं, इसे मिले हैं सिर्फ 80। ये सी तक बात आ गई। ठीक है, अब सी से आगे वो किस तक जा रहा है, बी तक। ठीक है, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर सी को 100% मिल रहे हैं तो इसे कितने मिले होंगे, 125। ये आ गई बी तक बात। ठीक है, अब बी से कहां तक जाएगी भाई, ए तक जाएगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ए ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे कि भाई मैंने क्या करा कि ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो भाई ये इसे कितने प्राप्त हुए, 115 अपॉन में 100। ठीक, यहां से इनके मार्क्सों को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाह रहे तो एक लाइन में दूसरा भी तरीका है करने का, वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। 25 पंजे 25 चौका, 4 दूनी 8। ठीक है जी, 2 से कट करेंगे 5 बार। ठीक है, 5 से 5 कट गया, हमारे पास क्या बचा, यहां से 4 बचा है, वहां से कितना बचा है भाई, 115 बच रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
460 निकल कर आ जाएगा और यही बताना है कि 500 का कितने प्रतिशत है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और इससे इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 92%। 46 दूनी 92 और 0 कैंसिल। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। देखो ये तो तब लगा दिया आपने जब आपने क्या करा है कि नंबरों से ही काउंटिंग करी है। देखो अगर आप इसे रेशो से करना चाहेंगे तो रेशो से हो जाएगा। ठीक है, पर रेशो से देखो आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? बताइए मुझे, इतनी मेहनत करने की हमें जरूरत है क्यों नहीं है? देखिए अगर हम यहीं पर ही इसे 80% रख देते, हमें पता है 400 500 के कितने प्रतिशत हैं भाई? 80%। तो अगर मैं यहीं 80% रख दूं का 80/100 का 125/100 का 115/100, तो बताओ। देखो 25 पंजे 25 चौका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुई, 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है भाई, यहाँ से 2 से कट करेंगे 5 बार, 5 से 5 कट हो गया। ठीक है, इसके बाद भाई इस 0 से ये वाली 0 भी कैंसिल हुई। ठीक है, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हुई, तो 5 दूनी 10, 5 से इसे कट करेंगे कितनी बार कट हो जाएगा बताओ? 23 बार हो जाएगा। इसे कट करेंगे भाई 4 बार, 23 चौका कितने होते हैं? 92%। तो हमने सीधा परसेंटेज काउंट करा, हमने इतनी मेहनत नहीं करी। देखो मेहनत दोनों में बराबर होंगी। वैसे अगर आप लास्ट में काउंट करेंगे लास्ट में परसेंटेज निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग में काउंट करेंगे तो स्टार्टिंग में परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, पर करने का एक बढ़िया तरीका है एकदम। चलिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे? ठीक है, तो भाई आप समझिए किसी की कीमत 100 थी। ठीक है, वृद्धि होने के बाद वो कितनी हो गई? 120 हो गई। तो वापस मुझे 100 पर ही लानी है। ठीक है, तो भाई मैं 120 का नहीं अफोर्ड कर सकता, तो 20 कम करनी पड़ेगी 120 पर इंटू 100। ठीक है, तो भाई कितना आ जाएगा बताओ? 6 बार कट गया ये। ठीक है, कितनी बार कटेगा ये? 6 कम 6, 4 इधर चला गया, 6 चिंग 36 और 4/6, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3, क्योंकि ये कितनी बार कट जाएगा? 2 और 3 बार। तो 16 सही 2/3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रही है आप सभी को बातें? चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है। देखिए लगातार वृद्धि के लिए आप एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए, x + y xy अपॉन में 100। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है। देखिए ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कहता हूं कि ये बहुत सारी जगह पे लग सकता। मैं चक्रवर्ती ब्याज में भी लगा सकते हैं, इसे हम किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, मतलब किसी में तो नहीं, पर जिसमें इसके मेथड यूज हो रहे हैं उसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? 30 + 2 मतलब 32% आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। राम का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है? देखो राम का वेतन 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, 100 था उसका वेतन अगर उसका 100 था तो पहले 10% घटाया गया, 90 करा गया। ठीक है, फिर वापस 10% बढ़ाया गया, तो 90 का जब 10% निकालेंगे तो 9 ही तो आ जाएगा, तो 99। पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हुआ? उसके साथ 1% की कमी हो गई। ठीक है, तो भाई अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका वेतन पहले 10% घटा दिया जाए और वापस 10% बढ़ा दिया जाए तो उसे पहले वाले के जितना संभव लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अपनी तैयारी से भी समझ सकते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रखी, फिर 10% घटा दी, मान लो आपने कुछ दिन ऐसी छोड़ो, आज नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो फिर जब दोबारा से उतनी भी करोगे ना तो वो पहले जितना लाना संभव नहीं होगा, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? ठीक है जी,
भैया चीनी की कीमत समझो आप थोड़ा सा, 20% की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5, ठीक है। पहले चीनी की कीमत भाई 5 थी, बाद में 20% की कमी हुई तो 4 हो गई। ये हो गई कीमत की बात, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मूल्य की बात, तो मूल्य की बात हो गई है, ठीक है जी। अगर ये मूल्य की बात हो गई हमें, तो हमें पता है कि अगर मूल्य ये है तो वस्तु जस्ट इसके ऑपोजिट आएंगी, ठीक है। क्योंकि जब भाई मूल्य ज्यादा होगा तो वस्तु कम आएगी, जब मूल्य कम होगा तो वस्तु ज्यादा होगी। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब दोनों कंडीशन में समान मूल्य से वस्तु खरीद रहा हो। जैसे उसने पहले भी मान लो 100 रुपए की खरीदी और बाद में भी 100 की खरीदी, क्योंकि उसने कह तो दिया कि 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता, तो पहले भी 36 में ही खरीद रहा था और बाद में भी 36 में ही खरीद रहा है। तो भाई वस्तु कितनी कम आ रही है या फिर ज्यादा आ रही है? 1 यूनिट, और वहां पे 500 ग्राम, ठीक है। तो भाई पहले वस्तु आती थी 2 kg, 500 ग्राम की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 ग्राम आ जाएगा। 2000 ग्राम 2 kg के बराबर होता है। बाद में आने लगी 2.5 kg, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो भाई 36 रुपए में अगर मैं 2 किलो चीनी खरीद पा रहा हूं तो 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी? 28 रुपए प्रति केजी, ठीक है जी। समझ में आ रही है आप सभी को बातें? चलिए 18 रुपए प्रति केजी, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम कंडीशन, 10% की फ्रैक्शन निकालोगे तो 10/100 रखोगे, 1/10 आ जाएगी। पहले कोई 10 रुपए थी, ठीक है, कमी होने के बाद 9 रुपए हो गई मूल्य। पहले वस्तु 9 आती थी, बाद में 10 आने लगी। तो भाई देखो कितनी एक्स्ट्रा आ रही है, 1, और वहां पे कितनी एक्स्ट्रा आ रही है? 1 kg। पहला आती थी 9 kg वस्तु, बाद में आने लगी 10 kg, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक तो भाई 9 kg आ रही थी 270 रुपए में, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है, तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है, ठीक है, तब बिक्री 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो भाई एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, जब साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है, पहले मान लो 100 रुपए था मूल्य, बाद में कितना हो गया? भाई बाद में हो गया कितना हो गया बताओ? बाद में हो गया 80 रुपए मूल्य। ठीक है, पहले वो 100 साइकिल ही खरीदते थे, सोचो 100 रुपए में 100 ही साइकिल आ रही है। ठीक है, और अब बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब 100 नहीं आ रही, अब आ रही है 120। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राजस्व कैसे पता चलेगा? राजस्व ऐसे पता चलेगा कि भाई आप कितना सामान बेच पा रहे हो। ठीक है, कि मान लो आपने 10 साइकिल बेची और 10 साइकिल का मूल्य 10 रुपए है, मतलब एक साइकिल का मूल्य 10 रुपए है, तो 100 रुपए में हो गई साइकिल, 100 रुपए आपका राजस्व हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें? जैसे आपने 12 साइकिल बेच दी, ठीक है, और एक साइकिल का मूल्य 10 रुपए, तो 120 आपका राजस्व हो गया। ठीक है, तो पहले आप 100 साइकिल बेचते थे 100 रुपए में, ठीक है, तो मान लो आपका राजस्व हो गया 10,000 रुपए, बाद में कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, इतना आ गया। अब भाई क्या फर्क पड़ रहा है? 400 की कमी आ रही है। ठीक है, किस पर आ रही है? 10,000 पर आ रही है। ठीक, और इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो 4% की क्या आ गई? कमी आ गई। देखो अब ये तो हो गया एकदम बेसिक सा मेथड, इस मेथड से तो करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सिर्फ था बेसिक समझाने का पर्पस। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था कि bx + y + xy और अपॉन में 100। पहले भैया कीमत में 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो बिक्री में 20% की वृद्धि। ठीक है, 20 × 20, अब एक 20 माइनस का, तो यहां माइनस आ जाएगा, अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो कितना आ जाएगा? -4% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये हो गया सेकंड।
ठीक है जी। चलिए, क्या कह रहा है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल को 62 सही 1/2 ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे वह शेष ऊंचाई का 12 सही 1/9 चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है जी, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, 62 दूनी कितने होते हैं, 124 और एक 125, 25/2 परसेंट अपॉन में 100, 25 पंजे 25 चौका, 4 दूनी 8, 5/8 आ गई इसकी फ्रैक्शन। और अगर आपको अगर आपको किसकी पता है, 1/8 की पता है कि 12 सही 1/2 होती है, तो आप 62 सही 1/2 की भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, समझ में आ रही है। तो भाई अगर 192 थी टोटल हाइट, पहले 5/8 वो चढ़ गई, अब शेष हाइट की चढ़ रही है, तो 3/8 ही तो बची भाई शेष हाइट। ठीक है, 3/8 में से कितनी, अब 12 सही 1/2, और अभी बताइए मैंने इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक है, तो भाई देखो कितना आ जाएगा, बताओ, 8 से कट कर लें, 8 दूनी 16, बताओ, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो भाई कितनी चढ़ी है, वो 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है उसने दूसरे वाले टर्न में। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से ये 5, ठीक है, 5 नीम 45, 8 नीम 72 ग्राम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम जल्द ही उसकी भी वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल के लिए यूपीएसआई, कांस्टेबल और जीडी, और जो भी बच्चे अपने मैथ को स्टार्टिंग से करना चाहते हैं वो भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे और परसेंटेज की 4थी क्लास के साथ कल फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद।